नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो दुश्मनी है उसका क्या कारण है। क्या कारण है कि पाकिस्तान बार बार हम पर अटैक करता रहता है। वैसे तो अटैक नहीं कर पाता है, लेकिन ये आतंकवादियों का सहारा लेकर हिंदुस्तान को प्रताड़ित करता है। हिंदुस्तान के सिविलियन को मारता है। तो इसका क्या कारण है कि पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों को हिंदुस्तान भेजता है। एक तो इनकी नीयत में ही खोट है, पाकिस्तानियों के नीयत में ही खोट है। यहां कुछ एक्चुअल में कुछ और होता है, तो अपनी जनता में ये अफवाह कुछ और फैलाते हैं। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया में पाकिस्तान के कि वो लोग अपने जनता में मिठाइयां बांट रहे हैं कि हमने युद्ध जीत लिया है। 2025 में जो थोड़ा जैसा थोड़ा ही जैसा मोदी ने ट्रेलर दिखाया, उसको उन्होंने युद्ध का नाम दे दिया। तो मिठाइयां बांट रहे हैं कि हमने युद्ध को जीत लिया है, हमने हिंदुस्तानियों को भगा दिया है, उनके फाइटर जेट को कई तबाह कर दिया है। तो इस तरह की झूठी जो न्यूज़ें हैं वो अपने वहां पर बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो दुश्मनी है उसका मुख्य कारण क्या है। तो थोड़ा मैं इतिहास की ओर लेकर चलता हूं आपको। 1885 की वो घटना। 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस पार्टी की जो है स्थापना होती है 1885 में। और उसके जो फाउंडर थे, जिन्होंने वो पार्टी शुरू की थी, वो कौन थे? ए ह्यूम। ए ह्यूम ने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन अध्यक्ष वो खुद नहीं बने थे। अध्यक्ष जो थे वो खुद नहीं बने थे, उन्होंने डब्ल्यू सी बनर्जी को बनाया था। यहां मैंने लिखा है 1885 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी को बनाया था। उसके बाद आते हैं 1906 में। जब 1906 आता है, अब उस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में भारत के सारे जो लीडर थे वो मौजूद थे, जो क्रांतिकारी थे वो मौजूद थे। तो इनमें जो मुस्लिम थे उन्होंने उनका भी बहुत योगदान रहा है। इनमें एक शख्स था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो शामिल हुआ था 1913 में हुआ था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1906 की। 1906 में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग की उनको स्थापना क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर भारत आजाद हो जाता है तो मुस्लिमों को भी ये कुछ ना कुछ हिस्सा यहां से मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो पार्टी है मुस्लिमों की सेफ्टी के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आगा खान। और इसकी जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में। कराची में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का कराची में पहला अधिवेशन हुआ था। उसके बाद बताया मैंने 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना इस पार्टी में शामिल हो जाता है। वो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है, उसने ही सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है। मैं आगे बताता हूं उस जिन्ना के बारे में। फिर उसके बाद आता है 1916 का दौर। अब एक पार्टी बन गई थी मुस्लिम लीग, एक बनी थी कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस। अब कांग्रेस में भी दो पार्टियां बन गई थी, एक नर्म दल था और एक गर्म दल था। जो नर्म दल था वो अहिंसा में विश्वास रखते थे और जो गर्म दल था वो मारामारी में ज्यादा विश्वास रखते थे। तो एक नर्म दल बन गया था और एक गर्म दल बन गया था। फिर 1914 में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वापस आते हैं तो उनकी एंट्री हो जाती है भारतीय कांग्रेस पार्टी में। एंट्री क्यों होती है? मैंने आपको बताया, जब कोई सत्ता कमजोर होती है, किसी की विचारधारा कमजोर होती है, तो बाहर का आदमी आकर उसमें आसानी से एंट्री कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने एंट्री गलत ली है, लेकिन मैं उनकी कमियों को बता रहा हूं जो कि भारतीय कांग्रेस पार्टी में उस समय चल रही थी। दो भागों में बंट गई थी पार्टी। तो जब महात्मा गांधी भारत लौटते हैं साउथ अफ्रीका से तो उनकी एंट्री हो जाती है। आते ही उन्होंने कई सभाएं बुलाना शुरू कर दी
और कई उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाना शुरू कर दिए, तो इसलिए महात्मा गांधी बहुत ही विख्यात हो गए। उन्होंने, आपको पता है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था हमारे आज के बिहार में, चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। फिर 1916 की बात कर रहा हूं मैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक बैठक होती है, जिसको लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। उसमें यह तय किया गया था कि जो मुस्लिम लीग है और जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है, वो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में मिलकर साथ चले। ऐसा नहीं कि आप यहां भागो और हम यहां भागे। तो इसमें यह तय किया गया था कि ये दोनों पार्टियां जो है वो साथ मिलकर चले। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल था। आगे उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आते हैं प्रथम जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था। अब मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि हमारे एक मुल्क अलग से बना दिया जाए। जब 1946 में ये दौर चला हुआ था कि अब कन्फर्म हो गया था कि भारत जो है वो आजाद होकर रहेगा। उस समय का वायसराय था माउंटबेटन। माउंटबेटन ये चाहता था कि हम यहां से चले जाएंगे। अंग्रेज ये चाहते थे कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम भारत को टुकड़ों में बांटकर जाएंगे। तो उन्होंने बढ़ावा दिया मोहम्मद अली जिन्ना को कि तू ऐसा कर, एक अलग मुल्क बना और आप अलग मुल्क बनाकर वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री बना के अपना प्रशासन जो है वो खुद संभालो। आपने नेहरू और महात्मा गांधी और अंबेडकर के अंडर काम नहीं करना है। तो उनके दिल में भी ये खजूर घुस गया था, ये कीड़ा घुस गया था कि हम एक अलग मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान तो उन लोगों ने नाम फिर बाद में रखा था। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना ये चाह रहा था कि मैं अलग हो जाऊंगा, तो उसके साथ भी और कई हमारे हिंदुस्तान के, आपको पता है उस समय रियासतों में बटा हुआ था। हमारा हिंदुस्तान रियासतों में बटा हुआ था। तो हमारे हिंदुस्तान के और भी राजा उसमें शामिल थे। जो बिहार के नवाब थे वो भी उसमें शामिल थे, बंगाल के नवाब थे वो भी उसमें शामिल थे, और बीकानेर गुजरात के नवाब भी उसमें शामिल थे। बीकानेर के गुजरात के नवाब की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उनको लेकर, क्योंकि एक कॉमेडी टाइप वीडियो बनाऊंगा उनके टाइप, क्योंकि उनके पास कुत्ते बहुत हुआ करते थे। वो नवाब जो थे, बीकानेरी नवाब थे, उनके पास कुत्ते बहुत हुआ करते, जिनको जूनागढ़ नवाब कहा जाता था। जूनागढ़ नवाबों के पास कुत्ते थे, और एक और दो और तीन कुत्ते नहीं थे, उनके पास सैकड़ों कुत्ते थे। वो अपने कुत्तों को छुट्टी मनाने के लिए विदेश भी ले जाते थे। जब विदेश ले जाते थे, वहां से उनको उनकी इतनी देख रेख की जाती कि उनके पास कई कुत्ते थे। जब भारत अलग होता है, पाकिस्तान अलग होता है, तो वो नवाब जो था उसने कुत्तों को अपने साथ एरोप्लेन में बिठाकर जा रहा था। अब आदमियों को जगह कम थी, तो कुत्ते इतने ज्यादा थे, अब कहां रखते। इसी बीच जो नवाब था उसकी दो पत्नियां भारत में ही छूट गई थी। कुत्तों को इतना उसने प्रेम किया था। अब इसको क्या कह सकते हैं आप लोग? बेवकूफी है। आप अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं, कहीं गए हैं कि आप मुंबई गए हैं, वहां से कुत्ता उठा लिया और अपनी बीवी को वहीं पे छोड़ के आ गए। तो उसने ऐसा किया था। तो जब भारत आजाद होने लगा था, तो चाह रहे थे गुजरात के नवाब, बंगाल के नवाब, लेकिन जो अलग हुआ पाकिस्तान, वो लोग नहीं चाह रहे थे कि भारत अलग हो। जो बलूचिस्तान के लोग थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत अलग हो। जो वहां के पंजाब के लोग थे, जो पंजाब, ज्यादा पंजाब है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, वहां के लोग नहीं चाहते थे। कराची के लोग नहीं चाहते थे, खैबर पख्तून के लोग नहीं चाहते थे, पीओके को, जो आज पीओके है ये भारत का ही हिस्सा है, वहां के लोग नहीं चाहते थे। तो इसी बीच पाकिस्तान अलग हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं, जिन्ना को एक बीमारी थी, टीवी की बहुत जबरदस्त बीमारी थी, लेकिन जिन्ना को इसके बारे में कोई पता नहीं था। जब डॉक्टरों के पास इलाज करने के लिए माउंटबेटन जिन्ना को ले जाता है, तो
अब उसके साथ तो दोस्ती हो गई थी, उसको तो बहला फुसला कर वो भारत को अलग करने में जुटा था माउंटबेटन। तो जब डॉक्टर ने बताया कि इसको टीबी है, उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था, टीबी एक ला इलाज बीमारी थी, तो टीबी का इलाज नहीं था। तो जैसे ही पता लगा कि जिन्ना को टीबी है, तो ये बात जो है माउंटबेटन और जो अंग्रेज अधिकारी थे उस डॉक्टर से के साथ मिलकर उन्होंने इस बात को गोपनीय रखा कि जिन्ना को भी नहीं बताएंगे हम कि इसको टीबी है, नहीं तो इसको पता लगेगा मैं 6 महीने में मर जाऊंगा। तो फिर ये भारत इतनी मतलब संघर्ष नहीं करेगा। उसके बाद जब भारत अलग होता है तो सच में ही जिन्ना कुछ समय बाद मर जाता है। जिन्ना जो है कुछ समय बाद 1948 में मर जाता है। अगर ऐसा पता होता भारतीय नेताओं को तो वो उसको 6 महीने के लिए राष्ट्रपति बना देते, प्रधानमंत्री बना देते, क्योंकि पता था कि वो 6 महीने में तो मरने वाला है। खैर, टॉपिक पे वापस आता हूं। तो भारत जब अलग होता है उसके बाद क्या होता है, पहला जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच वो 1947 में ही शुरू हो गया था। 22 अक्टूबर 1947 में यह युद्ध शुरू हो गया था। जैसे ही पाकिस्तान अलग होता है तो कश्मीर का मसला उनके सामने आता है। कश्मीर का उस समय राजा था हरि सिंह। राजा हरि सिंह जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हरि सिंह के पास जाते हैं तो उनके साथ सलाह मशवरा करके कि आप हमारे रियासत को हमारे हिंदुस्तान में मिला दो। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में होता है तो पाकिस्तान अटैक कर देता है कश्मीर पर। तो एक युद्ध होता है 1947 में, कुछ मतलब आजादी के कुछ ही महीनों के बाद। तो जैसे महीनों या एक साल के बाद, एक साल क्या कुछ महीनों के बाद अगस्त में आजाद हुआ, तो अक्टूबर में 22 अक्टूबर को युद्ध शुरू हो गया था। तो इस युद्ध में एक संधि हुई थी। कुछ गलतियां हमारे नेताओं ने भी उस समय कर दी थी। संधि हो गई थी, जो आज हमारा पाक अधिकृत क्षेत्र है, पीओके है, ठीक है, उसको उस समय उन्होंने एलओसी के एक लाइन लगा दी थी कि एलओसी के पार आप नहीं आएंगे और एलओसी के इस साइड हम रहेंगे, उस साइड आप रहेंगे। तो ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। तो मैं आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर, यहां ये जम्मू कश्मीर आता है, इस एरिया में आता है जम्मू कश्मीर। और जो एलओसी का निर्माण कर दिया था वो ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया है, इसको नाम दिया है पीओके। पीओके, ये पीओके थे। और इस साइड चाइना ने एक हिस्सा हमसे हड़प लिया है जिसे अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई चीन, जो कि आपने सुना है फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 इस प्रकार की जो वहां पर पर्वत है, तो ये हिस्सा चाइना ने हड़प लिया है और ये हिस्सा पाकिस्तान के अधीन आता है। लेकिन हिंदुस्तान आज भी इसको अपना मानता है। एक दिन आएगा कि ये हिस्सा हिंदुस्तान के ही पास होगा। खैर, आगे मैं बताता हूं। तो दूसरा युद्ध जो है इसको लेकर हुआ था, कश्मीर को लेकर ही दूसरा, ये पहला युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध होता है जब चीन ने 1962 में युद्ध कर दिया था, युद्ध किया था और हमारा हिंदुस्तान बुरी तरह से हार गया था। हम पाकिस्तानियों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं कि हमारा जो है वो, तुम बोलते हैं कि 1965 में हम विजय हुए हैं, 1971 में हमारी जीत हुई है, 1999 में हमारी कारगिल युद्ध में भी जीत हुई है। वो लोग ऐसा प्रोपेगेंडा हमारे अपने वहां पर फैलाते हैं। लेकिन जो सच्ची बात है वो तो सच्ची है, हिंदुस्तानी सच्चाई का सामना करते हैं। 1961 के युद्ध में चीन के साथ हमारे कई जवान जो है वो शहीद हो गए थे। हमारे जवानों के पास डंडे हुआ करते थे और छोटी मोटी राइफलें हुआ करती थी, लेकिन उनके पास AK-47 हुआ करते थे। AK-47 मैं आपको बता दूं वो खतरनाक हथियार है। आज तो फ्री फायर की वजह से हर कोई आदमी जानता है, हर कोई बच्चा जानता है कि AK-47 ठीक है, लेकिन AK-47 1947 में एक रूस का वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्लासनिकोव। वहां मैं आपको बता देता हूं AK-47, AK-47, AK-47 उस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इस बंदूक का नाम AK-47, उसका नाम था क्लासनिकोव। तो ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक,
के का मतलब होता है कलाशनिको, जो वैज्ञानिक था कलाशनिको उसने बनाया था और 1947 में इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा है AK-47, ऑटोमेटिक कलाशनिको 1947 AK-47। तो उनके पास AK-47 हुआ करती थी चाइना वालों के पास। तो हमारे बहुत से जवान जो है, बहुत ज्यादा संख्या में जवान शहीद हो गए थे उस समय। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो आंखें भर आती है, आंखें भर आती है। उस युद्ध के बारे में आप विस्तृत जानकारी लेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी जो फौजी थे उनके पास डंडे हुआ करते थे, छोटी मोटी राइफलें हुआ करती थी। उन लोगों ने AK-47 का निहत्थे होकर भी सामना किया था, तो हार गया था। तो पाकिस्तान ने दूसरा युद्ध 1965 में छेड़ दिया। उसको पता था कि ताजा ताजा जो है हिंदुस्तान की करारी हार हुई है, क्यों ना इसको हम टॉर्चर करें। तो इसने सीधा ही 1965 का युद्ध छेड़ दिया। 1965 का युद्ध छेड़ दिया तो उस समय हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की फिर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ये युद्ध होता है 62 में। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जब चीन के साथ हुआ था, और 1963 की बात है तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने फिर इस युद्ध में जब पाकिस्तानी हार जाते हैं तो एक समझौता होता है। अब हमारे जो सैनिक थे वो तो नहीं मान रहे थे, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल हो गया और पाकिस्तान का उस समय का जो प्रधानमंत्री था वो था अयूब खान, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया गया था ताशकंद। ताशकंद कहाँ है मैं आपको बता दूं, उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है ताशकंद, एक शहर है बहुत बड़ा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो वहां पर बुलाया जाता है और जैसे ही हस्ताक्षर करते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, और उसके उसी रात उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक रहस्यमय मृत्यु थी, या उनको हार्ट अटैक हुआ था या किसी चिंता के कारण, लेकिन उनकी वहीं पे ताशकंद में ही मौत हो जाती है। फिर आते हैं तीसरे युद्ध की ओर। तीसरा युद्ध 1971 में हुआ था। उस समय हमारे भारत की वीरांगना प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और जो पाकिस्तान था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फ अली कार भुट्टो। अब हमारे सैनिक जब अंदर घुस गए पाकिस्तान में तो उन्होंने देखा, जब लड़ते लड़ते अंदर घुस गए, सुबह हो गई तो उन्होंने देखा तो वहां पर लिखा था सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहौर। तो उनको पता लगा कि हम लाहौर में पहुंच गए भैया अपने टैंक लेकर। तो आज भी पाकिस्तान, आपको पता है जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो बोलता है पाकिस्तान की अपने टैंक तो ले जाओ। सच में हमारे टैंक वहां पर रह गए हैं, क्योंकि हमारे सैनिक इतना अंदर तक घुस गए थे, इतना अंदर तक घुस गए थे कि लाहौर तक वो अंदर चले गए थे। इतनी बहादुरी के साथ, इतनी सक्षम सेना है हमारी कि वो अंदर तक घुस गए थे। लाहौर तक उनकी छाती पर जाकर उन्होंने बंदूकें और गोलियां दागी थी। ये है हमारी हिंदुस्तान की फौज, ये है हमारे हिंदुस्तान के नेता। तो फिर वहां पर भी एक समझौता होता है जिसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। जुल्फकार अली कार भुट्टो के साथ इंदिरा गांधी का समझौता होता है शिमला समझौता। शिमला समझौता में क्या लिखा गया था कि हम जो है वो यहीं तक सीमित रहेंगे, हम पाकिस्तान जो है वो विवादित क्षेत्र रहेगा, पीओके विवादित क्षेत्र रहेगा, तो हम भी यहाँ रुक जाएंगे, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। सीज फायर मतलब जो बॉर्डर है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर कोई गोलाबारी नहीं करेंगे। लेकिन बीच बीच में ये करता ही रहता है, आज भी करता रहता है पाकिस्तान। तो एक समझौता होता है उसमें जिसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। फिर आता है चौथा युद्ध जो कि कारगिल युद्ध के नाम से मशहूर है। कारगिल में आपको पता है कि कारगिल में जो उनके सैनिक थे, पाकिस्तानी सैनिक थे, वो तो आतंकवादियों के साथ आते हैं, आपको पता है आतंकवादियों का ही सहारा लेते हैं। वहां की सेना नहीं है, वो आतंकवादी है, वो आतंकवादियों का ही सहारा लेते हैं। अगर सेना सक्षम देखनी है तो भारत की सेना है, क्योंकि ये जवाब जो है ये फेस टू फेस जवाब देंगे, ना कि अगर आजकल जो इन्होंने कायराना हरकत की है हमारे पहलगांव में, इनकी तरह हम भी चाहते तो हम भी यहां से 1000 आतंकवादी पैदा करके पाकिस्तान भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करती है हिंदुस्तान की सरकार। वो जवाब देना जानती है, वो जानते हैं कि हम जवाब कैसे देंगे।
लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था आज तक कि ये सोए हुए हैं, लेकिन मोदी ने पूरा बता दिया है कि हम ना सोए थे और ना ही सोए हैं। हमारी बर्दाश्त की हद जब पार होगी तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। तो चौथा युद्ध जो है वो कारगिल का युद्ध होता है। कारगिल युद्ध में हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे। तो जो कारगिल युद्ध का जो उनके अपना रखा था, जो नेवी थी, उनका मिशन था मिशन तलवार, जो कि अरब महासागर में उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। पाकिस्तान के तेल के रास्ते, अनाज के रास्ते सारे बंद कर दिए। तो उसका मिशन का नाम रखा था ऑपरेशन तलवार। जो वायुसेना थी उसके मिशन का नाम था सफेद सागर। उसके मिशन का नाम कौन था? सफेद सागर। कारगिल युद्ध के दौरान सफेद सागर जो है वो वायुसेना का जो मिशन था, उस मिशन का नाम था सफेद सागर। और जो थल सेना थी उसका ऑपरेशन का नाम क्या रखा था? ऑपरेशन विजय। और हमने विजय हासिल की है। और फिर उसके बाद कुछ सालों तक शांति रहती है। उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उसके बाद फिर जो 2025 में इन्होंने कायराना हरकत की है, तो भारत ने इसका भी जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये तो सिर्फ 2 या 3 रात के लिए दिया है। अगर 7 दिन, 6-7 दिन तक रुक जाते तो पाकिस्तान का जो नक्शा था, जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, बेटा आपको नक्शा दोबारा से सीखना पड़ता। लेकिन अगर ऐसी हरकत करेंगे तो एक आप नक्शा अलग से सीखना आपको पड़ेगा, क्योंकि जो आज का पाकिस्तान का नक्शा है वो आपके बाप का नहीं है। आपको दोबारा से नक्शा सीखना पड़ेगा। तो ये थी असली वजह, जो कि जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान और भारत के युद्ध के और इनके तनाव की वजह जो है वो कश्मीर को लेकर है। 1947 से लेकर 2025 तक ये कश्मीर को हड़पना चाहते हैं। ये थी इनकी असली वजह जो मैंने आपको बताई है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।